हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट इन हिस्ट्री, पटना वुमेंस कॉलेज पटना। आज मैं आप लोग को सातवाहन वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था, जिसने अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहन का साम्राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र था। सातवाहन वंश की राजधानी महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान थी। पुराणों में इन्हें आंध्र मृत्य कहकर संबोधित किया गया है और विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख शासक थे, जैसे सिमुक। पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या 28 ईसा पूर्व में करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी। इन्होंने 23 वर्षों तक राज किया था। जैन अनुश्रुतियों की माने तो इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे बौद्ध और जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। कृष्ण सिमुक के बाद उनका भाई कृष्ण उनका उत्तराधिकारी बना। उसने 18 वर्ष तक राज किया। विद्वानों की राय के अनुसार कृष्ण के शासनकाल में उनका शासन पूर्व से पश्चिम समुद्र के बीच फैला हुआ था और महाराष्ट्र निश्चित रूप से सातवाहनों के अधिकार में था। शातकर्णी कृष्ण के बाद सिमुक का पुत्र शातकर्णी सिंहासन पर बैठा। वह एक महान प्रतापी राजा था। वीर चरित्र नामक ग्रंथ में शातकर्णी का वर्णन प्रतिष्ठान के शासक के रूप में किया गया है। शातकर्णी की पत्नी नागनिका ने अपने लिखवाए गए नानाघाट अभिलेख में उनका वर्णन सातवाहन वंश को बढ़ाने वाला कहा है। शातकर्णी ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। शातकर्णी की मृत्यु के समय उनके दोनों पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री नाबालिग थे, इसलिए उनकी पत्नी नागनिका ने उनकी संरक्षिका बनकर सातवाहन साम्राज्य को संभाला। गौतमी पुत्र शातकर्णी शीघ्र ही सातवाहन वंश में एक महान प्रतापी और शक्तिशाली राजा का जन्म हुआ। इसने सातवाहन वंश को उन्नति की सीमा तक पहुंचाया। यह गौतमी पुत्र शातकर्णी थे, जिन्होंने पतन की ओर अग्रसर सातवाहन वंश को न केवल दृढ़ता प्रदान की, बल्कि उन्होंने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसलिए गौतमी पुत्र शातकर्णी को सातवाहन वंश का पुनर्द्वारक भी कहा जाता है। सातवाहन वंश की धार्मिक स्थिति। सातवाहन नरेश भी शुंगों और कण्वों की तरह ब्राह्मण थे। चूँकि सातवाहन नरेश ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणों को राजश्रय भी दिया हुआ था, तथापि उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और उन्होंने ब्राह्मण धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म के विकास को भी प्रभावित किया और उन्होंने बौद्धों को भूमि अनुदान में दिए और उन्होंने स्तूप, गुहाएं एवं विहार आदि बनवाए थे। सातवाहनों की सामाजिक संगठन। सातवाहन साम्राज्य भी अन्य साम्राज्य की तरह 4 भागों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार से व्यवसाय के आधार पर भी ये 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी में उच्च पदाधिकारी आते थे, जैसे महाभोज, महारथी, महासेनापति इत्यादि। द्वितीय श्रेणी में अमात्य, महामात्य इत्यादि आते थे। तृतीय श्रेणी में वैद्य, लेखक, स्वर्णकार, कृषक इत्यादि आते थे और चतुर्थ श्रेणी में लोहार, बढ़ई, मालाकार, चरवाहे, मछुआरे इत्यादि आते थे। सातवाहन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था, परंतु इसमें मातृसत्तात्मक का तत्व भी बहुत प्रबल था। स्त्रियों की समाज में प्रतिष्ठा थी। राजाओं के नाम के साथ माताओं के नाम के जोड़ने का प्रचलन था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र,
इत्यादि। आवश्यकता पड़ने पर रानियां भी शासन का कार्यभार संभाल लिया करती थी। सातवाहन काल की प्रशासनिक स्थिति। जिस प्रकार से सातवाहनों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसी प्रकार से उन्होंने अपने प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के शब्दों में, सातवाहनों ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया था वह उसकी प्रकृति स्वदेशी थी और यूनानियों, शकों, पर्शियनों और कुषाणों के द्वारा लाए गए शासन पद्धति से सर्वथा भिन्न थी। उन्होंने अशोक के समय अपनाई जाने वाली प्रशासनिक इकाइयों को यथावत बनाए रखा। उनके जिलों को भी आहार कहा जाता था, जैसे कि अशोक के समय में कहा जाता था। मौर्य काल से संबंधित उन्होंने मंत्री परिषद को भी यथावत बनाए रखा था। उनके राज्य में भी मंत्री परिषद की व्यवस्था थी और राजा मंत्री की सलाह पर ही राज्य के कार्य किया करते थे, यद्यपि अंतिम निर्णय राजा के हाथ में ही होता था। उन्होंने समस्त जिलों को आहारों में विभक्त करके रखा था और समस्त साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने इसे आहारों में विभाजित किया और आहारों पर जो अमात्य वो शासन किया करते थे और आहारों को ग्रामों में विभक्त किया गया था। ग्राम प्रशासन गैल्मिको यानी कि सैनिक टुकड़ी के अधीन रहते थे। इन सैनिक टुकड़ियों की नियुक्ति ग्राम प्रशासन में की जाती थी ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे। सातवाहन काल में आर्थिक स्थिति। सातवाहन काल के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते थे, यद्यपि पशुपालन भी व्यापक रूप से होता था। कृषि वर्षा पर निर्भर होती थी। राज्य की ओर से नहर, तालाब आदि की सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाती थी। राजा उपज का 1/6 भाग कर के रूप में ले लिया करता था। इस समय और भी छोटे मोटे उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, उन्नति की अवस्था में थे। छोटे छोटे उद्योगों को चलाने वालों ने अपने लिए छोटी छोटी संस्थाएं बना रखी थी, जैसे लोहार, बढ़ई, चरवाहे, मालाकार। ये सब लोगों ने अपने लिए छोटी छोटी संस्थाएं संगठित की थी और अपनी समस्याओं का समाधान वह इस संगठन के द्वारा ही किया करते थे। सातवाहन काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। इनका व्यापार सोनार, भड़ोच, कल्याण व्यापारिक बंदरगाह थे। इनका व्यापार विदेश के साथ रोम, मिस्र इत्यादि से भी इनका व्यापार होता था। नगरों को मंडियों से मिलाने के लिए सड़क बने हुए थे, जिनसे कि वस्तुओं का आदान प्रदान करने में बहुत आसानी होती थी। सातवाहन काल में सिक्के बहुत प्रचलित थे। राजा टकसालों से तरह तरह के सिक्कों का प्रयोग किया करते थे, जैसे गोल, चकोर, आयताकार सिक्के ढलवाए जाते थे और उन्हें उपयोग में लाए जाते थे। इस समय सिक्के बनाने के लिए चांदी, टीन, पीतल, कांस्य आदि का प्रयोग किया जाता था। पोटीन के भी सिक्के बनाए जाते थे और उस समय सबसे प्राचीनतम सिक्का जो था वो सीसा का होता था। सीसा का सिक्का उस समय काफ़ी प्रचलित था। और सातवाहन नरेशों में श्री यज्ञश्री शातकर्णी ने, जो कि समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करता था, उसने सिक्कों पे समुद्री शक्ति के चित्रण का अंकित किया था। इस समय भाषा और साहित्य भी काफ़ी उन्नति पर था और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, चूँकि हमारे पास बहुत सारे ऐतिहासिक तत्व उपलब्ध नहीं है जो कि हमें सातवाहन काल के बारे में बताएं, परंतु हमें जो भी पुराणों से और अनुश्रुतियों से पता चला है तो उससे हमें ये पता चलता है कि यह एक उन्नत काल था। यह युग उन्नति का काल था और सातवाहन युग
एक उन्नत युग कहा जा सकता है। उम्मीद है मेरी यह संक्षिप्त विवरण सातवाहनों पे आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।